देखिए भाई, सिंप्लेक्स विधि, सिंप्लेक्स स्टैंडर्ड फॉर्म, सिंप्लेक्स स्टैंडर्ड फॉर्म तो आपका हो गया था। अब सिंप्लेक्स विधि के द्वारा क्वेश्चन को सॉल्व करना। सॉल्यूशन ऑफ एन एलपीपी बाय यूजिंग सिंप्लेक्स मेथड। किसके द्वारा सॉल्व करना? सिंप्लेक्स विधि के द्वारा सॉल्व करना। ठीक है भाई, देखो सिंप्लेक्स विधि के अंदर जैसे कि दो आपके पास चर दिए हुए हैं और 3 समीकरण है, सॉरी 2 समीकरण है और 2 ही आपके चर दिए हुए हैं। इसे कौन सी विधि से हल करना है? आपको सिंप्लेक्स विधि के द्वारा हल करना। ठीक है, सबसे पहले सिंप्लेक्स विधि के द्वारा किसी क्वेश्चन को जब आप हल करेंगे तो सबसे पहले सिंप्लेक्स स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। कौन सी फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे? सिंप्लेक्स स्टैंडर्ड फॉर्म में। और सिंप्लेक्स स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए ये लेस देन में है और ये भी किस में है? लेस देन में। अगर दोनों इनइक्वालिटीज लेस देन में दी हुई हैं तो न्यूनता पूरक चरों की सहायता से इन्हें समीकरण में परिवर्तित करेंगे। तो यहाँ पर हम ऐड करते हैं x3 और यहाँ पर हम ऐड करते हैं x4। यहाँ हम ऐड करेंगे x3 और यहाँ हम ऐड करेंगे कौन सा? x4। तो यहाँ हम x3 ऐड कर देंगे, यहाँ पर हम ऐड कर देंगे x4 और x3 और x4 ऐड करके यहाँ पर असमीकरणों को किस में परिवर्तित कर देंगे? समीकरण में। अब चूंकि समस्या ऑलरेडी मैक्सिमम में दे रखी है, समस्या किस में दे रखी है? मैक्सिमम। यदि समस्या मैक्सिमम में अगर आपको दे रखी है तो उस केस के अंदर समस्या किस में दे रखी है? मैक्सिमम। तो समस्या मैक्सिमम में तो मैक्सिमम में ही रहने देंगे। अगर मिनिमम में होती तो -1 से गुणा करके उसे मैक्सिमम में परिवर्तित कर। ठीक है भाई, अब देखो सबसे पहले इसकी लिखेंगे गुणांक मैट्रिक्स। अब आधारी गुणांक मैट्रिक्स लिखने के लिए इसका गुणांक आ रहा है आपका कितना? 3, फिर कितना आ रहा है? 5, फिर 5, फिर कितना आ रहा है? 2, फिर 1 0, फिर 0 1। तो पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम, ये तीसरा कॉलम और ये कौन सा कॉलम? चौथा कॉलम। अब कौन कौन से कॉलम के संगत आधारी मैट्रिक्स मिल रही है? तीसरे और चौथे कॉलम के संग 1 0 0 1। तो आधारी हल में हमारे पास 2 चर होंगे, एक तो अल्फा 3 होगा और एक कौन सा होगा? अल्फा 4 होगा। तो प्रारंभिक आधारी हल कौन कौन से हो जाएंगे आपके? अल्फा 3 और अल्फा 4। हमारा सबसे पहला काम होगा यहाँ से देखना कि किसमें 1 0 और 0 1 आपको प्राप्त होता है। जिसमें आपका 1 0 और 0 1 प्राप्त हो जाता है वहीं से आपको प्रारंभिक आधारी मैट्रिक्स प्राप्त हो जाती है। कोई समस्या? अब प्रारंभिक आधारी मैट्रिक्स प्राप्त हो जाती है तो फर्स्ट सिंप्लेक्स टेबल, फर्स्ट वो भी क्या? सिंप्लेक्स टेबल। इसमें क्या करते हैं? सीबी कॉस्ट बेसिस, सी फॉर कॉस्ट, बी फॉर बेसिस, बेसिस के संगत कॉस्ट। अब देखो ऊपर लिखी जाती है सीजे कॉस्ट, क्या लिखी जाती है? कॉस्ट। अब मुझे बताओ इसमें कॉस्ट क्या क्या थी? कॉस्ट थी पहले के संगत 5 3 3 और 4 के संगत आई थी 0 0। तो यानी कि यहाँ पे कितनी आएगी? 5 3 0 0। कोई समस्या? अब सी बी कॉस्ट बेसिस, कॉस्ट बेसिस में कौन कौन से वेरिएबल आए? एक तो अल्फा 3 आया है और एक कौन सा आया है? अल्फा 4। एक अल्फा 3 है और दूसरा कौन सा आपका? अल्फा 4 है। एक अल्फा 3 आया है और एक आया अल्फा 4। अब अल्फा 3 के संगत कॉस्ट बताओ यहाँ पर कितनी है? 0 लिख दी। और अल्फा 4 के संगत कॉस्ट कितनी थी? यहाँ पर 0। यानी कि ऊपर तो पूरे एलिमेंटों की कॉस्ट लिखी हुई है और यहाँ पर हम केवल बेसिस के संगत कॉस्ट लिखते हैं। तो बेसिस अल्फा 3 के संगत कॉस्ट कितनी है? बोलिए। अल्फा 3 के संगत कॉस्ट है आपकी 0 और अल्फा 4 के संगत कॉस्ट है आपकी कितनी? 0। यहाँ तक कोई समस्या? दोनों के संगत आपकी क्या निकल जाती है? यहाँ से कॉस्ट निकल जाती है। यहाँ तक कोई समस्या? अब यहाँ भरी जाती है गुणांक मैट्रिक्स। ये होता है वी। क्या होता है? वी। वी का मतलब है यहाँ 15 और 10, ये आपके पास कॉस्ट है। अब अल्फा 3 और अल्फा 4 इसके बेसिस पे प्रारंभिक एलिमेंट थे। अब भाई अल्फा 3 के संगत आवश्यकता सदिश का घटक कितना था? 15।
कितना था पीछे, ये 15 था और ये कितना था 10 था, तो यहाँ भरा 15 और यहाँ भरा 10। यहाँ गुणांक मैट्रिक्स 3 5 1 0 कौन सी थी बोलो, 3 5 1 0 या फिर 3 5 1 0 5 2 0 1 5 2 0 1। कोई समस्या, यहाँ तक गुणांक मैट्रिक्स को भरना सीख लीजिए पहले तो, ठीक है। यहाँ आएंगी कॉस्ट बेसिस अल्फा 3 और अल्फा 4, यही तो थे आधार में हमारे पास, और ऊपर कॉस्ट आ जाती है, पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, चौथा कॉलम, या बी का मान आता है आवश्यकता सदस्य के घटक, अल्फा 3 के संगत x3 और अल्फा 4 के संगत आपको मिलेगा x4, ठीक है भाई। अब निकाला जाता है ZJ माइनस CJ, ZJ माइनस CJ, ठीक है। ZJ होता है कि CV का मल्टीप्लाई BIJ से होगा और वो जुड़ेगा और उसमें से क्या घटेगा, CJ, ऊपर वाला CJ घटता है। अब देखो जीरो का गुणा, ये जो जीरो है पहले, इस जीरो का गुणा किससे होगा, पहले 3 से, किससे होगा 3 से, और फिर जीरो का गुणा होगा किससे, 5 से। जीरो का गुणा 3 से किया 0, जीरो का गुणा 5 से किया 0, दोनों का जोड़ कितना आया 0। अब इस जीरो में से हम कितना घटाएंगे, ऊपर वाला CJ घटाते हैं, तो 0 माइनस 5 तो कितना आएगा, माइनस का 5। ऐसे फिर जीरो का गुणा 5 से करेंगे, जीरो का गुणा 2 से करेंगे, दोनों का जोड़ आएगा 0, और 0 में से 3 घटाएंगे तो माइनस का 3 आएगा। यहाँ पर कितना आएगा आपका, माइनस का 3। यहाँ पे आएगा आपका माइनस का 3, यहाँ पे आता है आपका कितना, अब इसका गुणा आप इससे करेंगे, इसका गुणा आप इससे करेंगे, दोनों के जोड़ में से 0 घटाएंगे तो 0 आ जाता है। अब इन दोनों का गुणा फिर इनसे करेंगे, घटाएंगे तो क्या आ जाता है 0। अब चूंकि प्रारंभिक आधारी मैट्रिक्स आप बना तो लेते हैं, लेकिन इष्टतम हल के लिए ZJ माइनस CJ ग्रेटर देन इक्वल 0 आना चाहिए। अब ZJ माइनस CJ जो है वो ग्रेटर देन इक्वल 0 आना चाहिए, लेकिन यहाँ ZJ माइनस CJ की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल 0 नहीं, या ZJ माइनस CJ जो है वो क्या आना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल 0 आना चाहिए। तो यहाँ ZJ माइनस CJ नॉट इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल 0 फॉर ऑल J, प्रत्येक J के लिए ZJ माइनस CJ ग्रेटर देन इक्वल 0 नहीं है। अब ग्रेटर देन इक्वल 0 नहीं है तो इस केस में हमारे पास ये जो हल है वो इष्टतम हल नहीं है। कैसा हल नहीं है, इष्टतम नहीं है। अब इष्टतम नहीं है तो हम कौन सा सदस्य बनाते हैं, प्रवेशी। अब प्रवेश जैसे मान के चलो इस रूम की बात करें, 2 कुर्सियां ऑलरेडी होती, कितनी कुर्सियां, 2। अब यहाँ भी कितनी कुर्सियां हैं, 2 ही तो कुर्सियां। अब 2 कुर्सियां होती, एक तीसरा व्यक्ति आ जाता और तीसरा व्यक्ति बैठने की बात करता, तो किसको हटाता, वो सबसे कमजोर व्यक्ति को, भारी व्यक्ति को तो हटा ही नहीं सकता। तो दोनों में से जो कमजोर होगा उसे हटा देगा और उसका स्थान स्वयं ले लेगा। लेकिन चर होता है कृत्रिम चर, और दोनों ही भारी होते, तो दोनों में से कोई नहीं हट पाता। जब दोनों में से कोई नहीं हट पाता तो उसके लिए अपरिवर्त हल, उसके लिए कौन सा हल, अपरिवर्त हल, अनबाउंडेड सॉल्यूशन। अब इसमें क्या करते हैं कि ZJ माइनस CJ का सबसे ज्यादा नेगेटिव मान कौन सा आ रहा है बोलो, Z1 माइनस C1 बराबर कितना आ रहा है बोलो, माइनस का 5 लेस देन। सबसे ज्यादा नेगेटिव यही आता है, सबसे ज्यादा नेगेटिव जहां से आता है उसी के संगत हमें प्रवेशी सदस्य मिलेगा। तो बोलो प्रवेशी सदस्य कौन सा हो गया, अल्फा 1। उसी के संगत आपको कौन सा सदस्य मिलता है, प्रवेशी सदस्य मिलता है। तो प्रवेशी सदस्य कौन सा हुआ, अल्फा 1। कौन सा कॉलम, पहला कॉलम। कौन सा कॉलम, पहला कॉलम। फिर निकाला जाता है थीटा बराबर मिनिमम XBI अपॉन BIJ, XBI अपॉन BIJ। क्या होता है भाई, थीटा का मान कैसे निकाला जाता है, थीटा का मान निकाला जाता है, थीटा का मान निकाला जाता है मिनिमम YIJ और YIJ क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। इसका भाग दिया जाता है, ठीक है। अब लेकिन YIJ आई तो होती है पंक्ति, आई तो क्या होती है बोलो,
आई तो होती है पंक्ति और जे होता है आपका कॉलम यानी कि स्तंभ। ठीक है भाई। अब मुझे बताओ प्रवेशी सदिश कौन से चर के संगत है, बोलो। पहला कॉलम। जे का मान क्या हो गया, फर्स्ट हो गया। जे का मान कितना हो गया, फर्स्ट। तो देखो थीटा का मान कैसे निकाला जाएगा, एक्स बी आई अपॉन वाई आई जे, और वाई आई जे का मान कितना है, 1 है। तो एक्स बी आई अपॉन वाई आई 1 आएगा। कितना आएगा, एक्स बी आई अपॉन वाई आई 1 कितना आएगा, वाई आई 1। लेकिन शर्त भी ये होनी चाहिए कि वाई आई 1 जो है वो कैसा हो, ग्रेटर देन 0। वाई आई 1 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0। पहला ही तो कॉलम है, कौन सा कॉलम है, पहला। अब देखो ये कैसा है, पॉजिटिव, और ये भी कैसा है, पॉजिटिव। ये वाई आई 1 और वाई किसकी, ये लेंगे फर्स्ट वाला, फर्स्ट वाला लेंगे क्योंकि पहला ही तो प्रवेशी हुआ है। तो 15 में 3 का भाग देंगे कितना आएगा, 5, और 10 में 5 का भाग देंगे कितना आएगा, 2। दोनों मिनिमम कौन सा है, 2। तो 2 है, तो 2 है तो कौन सा निकलेगा, बोलो, अल्फा 4। तो अल्फा 4 निकला, कौन सा निकला, अल्फा 4 निकला, और अल्फा 4 का स्थान किसने लिया, अल्फा 1 ने। तो ये प्रवेश कर रहा है, ये निकल रहा है, दोनों का क्रॉस पॉइंट कितना आया, 5। प्रवेशी और क्रॉस पॉइंट दोनों का क्रॉस पॉइंट आता है 5, तो 5 हो जाएगा आपका मुख्य अवयव। 5 कौन सा अवयव हो जाता है, मुख्य अवयव या फिर की एलिमेंट हो जाता है। 5 कौन सा एलिमेंट हो जाता है, की एलिमेंट हो जाता है, या फिर आपका कौन सा अवयव हो जाता है, मुख्य अवयव। बोलो कोई समस्या। 5 निकल के आ जाता है कौन सा एलिमेंट, की एलिमेंट या फिर मुख्य अवयव। यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं है किसी को। अब मुख्य अवयव आने के बाद आप जानते हो आधारी मैट्रिक्स मिलती है आपको 1 0, यही तो है। तो हमारा पहला काम होगा मुख्य अवयव को 1 बनाना। कौन से अवयव को 1 बनाना, मुख्य अवयव को। और मुख्य अवयव को 1 बनाने के लिए इस पूरी पंक्ति में किसका भाग देंगे, 5 का। किसका भाग देंगे, 5 का। जब 5 का भाग देते हो तो ये कितना बन जाएगा, 2, ये 1, ये 2/5, 0 और 1/5। ठीक है भाई। तो नेक्स्ट पंक्ति में हम किसका भाग देंगे, 5 का। और 5 का भाग देते हो तो ये कितना बन जाएगा, 2, ये 1, ये 2/5, ये 0 और ये 1/5। ठीक है भाई। अब वो किसने किसका स्थान लिया था, अल्फा 1 ने ले लिया। अब किसका स्थान बताओ, अल्फा 4 का स्थान ले लिया। यही तो हो गया। अब अल्फा 1 के संगत कॉस्ट बताओ कितनी थी, तो यहाँ कितनी लिख देंगे, कितनी लिख देंगे बोलो, 5। और यहाँ ऑलरेडी कितनी थी, 0। अल्फा 3 के संगत कॉस्ट कितनी है, 0। इसको 1 बना लिया, यानी कि पूरी पंक्ति में किसका भाग दे दिया आपने, 5 का। यहाँ नहीं देते, यही देते हैं केवल, है ना, क्योंकि ये हमारे समीकरण है, समीकरणों को हल करना तो समीकरण में भाग दिया जाता है। ये समीकरण ही तो था और ये बराबर में भी था, समीकरण में हमने भाग दे दिया। भाग देने के बाद अब ऊपर वाला ये यहाँ 1 बन चुका है, की एलिमेंट कितना बन गया है, 1। अब ऊपर वाला डेफिनेटली क्या बनना चाहिए, 0। अब 0 बनना चाहिए तो हमेशा माइंड में एक चीज फिक्स करो कि जिस पंक्ति को 0 कर रहे हैं उसके साथ कोई भी छेड़खानी हम नहीं करें, जिसको 0 कर रहे हैं। अब फिर किसके साथ करनी है छेड़खानी, की एलिमेंट वाले के साथ। किसके साथ, की एलिमेंट। अब की एलिमेंट वाली पंक्ति, की एलिमेंट वाली पंक्ति ये वाली बनी है। अब इसमें कितना आ गया, यहाँ पर 1 आ गया। 1 आ गया तो इसमें किसका गुणा कर दूं, बोलो, 3 से, क्योंकि इससे पहली वाली पंक्ति में क्या है, 3 है। क्या है, 3 है। जिसको 0 कर रहे हैं उससे हमने कोई छिड़कानी की क्या, नहीं। अब जो नई पंक्ति आई है ये वाली आई है, भाग देने के बाद अब इसमें हमने किससे गुणा कर दिया, 3 से। 3 से किया तो ये कितना बनेगा, 6। और जिसको 0 कर रहे हैं हमेशा उसमें से घटाया जाता है। तो देखो 15 में से 6 गए तो कितने बचेंगे, 9। तो देखो कितना आया पहला एलिमेंट, 9। ठीक है भाई। अब इसमें किसका गुणा किया, 3 का। ये 3 हो गया। अब किस में से घटा रहे, ऊपर वाली में से। 3 - 3 बराबर क्या आएगा, 0। क्या आ गया, 0। अब इसमें किसका गुणा किया आपने, 3 का, तो कितना बनेगा, 6/5। 6/5 किस में से घटा रहे हो, 5 में से। 5 में से 5 - 6/5 19/5। ये कितना आ गया, देखो 19/5। अब इसमें 3 का गुणा किया कितना हो गया, 0।
जीरो हो गया। अब जीरो में से कितना घटा रहे हो, एक में से जीरो घटा रहे हो तो कितना आएगा, एक। अब अगली पंक्ति बची, ये कितना है, 1/5, 3 का गुणा किया तो कितना आ गया, 3/5। तो किस में से घटा रहे हो, जीरो में से, जीरो में से 3/5 घटा रहे हो तो माइनस का 3/5 ये आ गया। अब ये आने के बाद फिर से हम क्या निकालेंगे, जेड जे माइनस सी जे, और जेड जे माइनस सी जे निकालने के लिए अब इसका गुणा करेंगे इससे और इसका गुणा करेंगे इससे और दोनों का जोड़ निकालेंगे। 0 × 0 0, 5 × 1 5, 5 - 5 बराबर क्या आ गया, 0 आ गया। फिर 0 × 19/5 0 और 5 × 2/5 कितना आ गया, 2, 2 - 3 -1, फिर से नेगेटिव आ गया। फिर 0 का गुणा इससे करेंगे, फिर 5 का गुणा इससे करेंगे, क्या आ गया, 0 - 0 0, 0 का गुणा इससे करेंगे 0, ये आएगा 5/5, 1 - 0 1। सभी पॉजिटिव आ गए लेकिन दूसरा कॉलम नेगेटिव आ गया। अब दूसरा कॉलम कैसा आ गया, नेगेटिव आ गया। तो अब हमारे पास प्रवेशी सदिश होगा α2। कौन सा होगा, α2। यहाँ α2 कैसे सदिश हो जाएगा, बोलो, प्रवेशी हो जाएगा। अब α2 तो प्रवेशी हो गया, तो हमें निकालना पड़ेगा अपगामी। कौन सा निकालना पड़ेगा, अपगामी। अपगामी निकालने के लिए क्या निकाला जाता है, थीटा। थीटा बराबर मिनिमम XBI/YI, जे का मान, बोलो वैल्यू ऑफ जे कितनी होगी, यही तो होगी जे की वैल्यू, YI2 पॉजिटिव है। कौन सा कॉलम, तो जे का मान, भाई YI जे का डिवाइड होता है लेकिन YI जे पॉजिटिव होना चाहिए। अब 9 में 19/5 का भाग दो, 9 में जब 19/5 का देंगे, 45/9 में 45/19, 45/19। अब 2 में भाग देंगे 2/5 का तो कितना आएगा, 5 आ जाएगा। दोनों में मिनिमम बोलो कौन सा है, 45/19 छोटा आता है, और 45/19 छोटा आ रहा है तो ये कैसा सदिश हो गया, निष्कासित। तो निष्कासित कौन सा होगा, बोलो, कौन सा निकल रहा है, α3। α3 अपगामी हो गया, α2 प्रवेशी हो गया। अब ये कह रहा है प्रवेश करेगा, ये कह रहा है कि निकलेगा, तो दोनों का की एलिमेंट कौन सा हो गया, 19/5। इसको बॉक्स में बंद कर देंगे, 19/5 हो गया। अब नेक्स्ट पंक्ति में क्या करेंगे, 19/5 को कितना बनाएंगे, 1। अब इसका स्थान तो किसने ले लिया, α3 का किसने ले लिया, α2 ने, और α2 के संगत कॉस्ट कितनी है, बोलो 3। तो अगली पंक्ति में यहाँ पर कितनी कॉस्ट आ जाएगी, बोलो 3, और यहाँ α1 ही रहेगा। अब 19/5 का भाग दे देंगे, यहाँ कितना बन जाएगा, 1, ये बन जाएगा 0, ये हो जाएगा 45/19, ये 5/15 और -3/। अब देखो यहाँ कितना बन चुका है, बोलो 1 बन गया। अब यहाँ में बनाना है 0। इससे पिछली वाली पंक्ति में कितना था, बोलिए, इसके नीचे 2/5। अब इसके नीचे 2/5 था, तो इस पंक्ति में मैं किससे गुणा कर दूं, बोलो, एक वाली में 2/5 से कर देंगे। अब आप गुणा, अब किसको 0 करना, उसमें से घटाना है, तो इसमें 2/5 का गुणा करो, कितना आएगा, 2/5, भाई 2/5 कर रहे हो, 18/19, 18/19 आ जाएगा, 18/19। अब किस में से घटा रहे हो, 2 में से, 2 - 18/19, 38 - 18 20/19। तो देखो कितना आ गया, 20/19। अब इसमें 2/5 का गुणा किया, ये आएगा 0 0, और इसमें से 1 में से घटा रहे हो तो कितना आएगा, वहां 1 ही आएगा। अब अगला एलिमेंट कितना है, 2/5, और यहाँ कितना बनेगा, बोलो 2/5। उस 2/5 में से इस 2/5 को हटाएंगे तो 0। अब इसमें किसका गुणा किया, 2/5 का, तो कितना बचेगा, 2/15, 2/15, और यहाँ कितना है, 0 0 0 में से 2/5 घटाएंगे तो 19 होगा, ये है ना। तो -2/19 बचेगा। अब इसमें किसका गुणा किया, 2/5 का, तो ये कितना हो जाएगा, -6/19, और उसमें से घटाएंगे तो 5/19। ठीक है। अब देखो इसका गुणा इससे करो, इसका गुणा इससे करो, इन दोनों को जोड़ में से इसको घटाओ, 0 आ गया, ये 0 आ गया, ये 5/19, और यहाँ 16। तो यहाँ जेड जे माइनस सी जे क्या हो गया, बोलो, जेड जे माइनस सी जे की जो वैल्यू है
वो क्या आ गई, ग्रेटर देन इक्वल 0। तो हमारा हल कैसा हो जाएगा, इष्टतम है। इष्टतम हल है। हाँ जी, x1 का मान बोलो कितना आया है, यहाँ से निकला है 20/19। वैल्यू ऑफ x1 बराबर आएगी 20/19। वैल्यू ऑफ x2 45/19। और इनका मान जेड में रख देंगे। हाँ जी, जेड बराबर कितना हो जाएगा फिर, जेड बराबर कितना था बोलो, 5x1 + 3x2। तो ये हो जाएगा 20/100 प्लस ये 45 है, 135/19। ये हो जाती है मैक्सिमम जेड की। बोलो कोई समस्या, बोलो कोई समस्या, ठीक है। हाँ ऐसे ही कर लो। अभी मैंने खत्म तो कछु कराया होना है, कई टेंशन ले रहे हो तुम, या मास्टर पढ़ रहे सिखाई देगा कछु ना कछु तो। हाँ मैंने थोड़ी ना कहीं छोड़ के आई हूँ, मैंने तो कहीं सवन ने करके आई हूँ, सवन। हाँ तुम्हारी बोल रहे हैं, हम भी सभी को करके आना है। हो गया ना ये तो। ये आ गया 235/19। इष्टतम की कसौटी, किसकी कसौटी, एक आ जाएगा रिजल्ट इनमें से, है ना, एग्जाम पेपर में। इष्टतम की कसौटी, यदि किसी रैखिक प्रोग्रामन समस्या के किसी आधारित सुसंगत हल xb पर मैट्रिक्स ए के प्रत्येक आधारित सदस्यों के संगत जेड माइनस सीजे कैसा हो, ग्रेटर देन इक्वल 0 हो, तब xb कैसा हल होगा, इष्टतम हल होगा। अब वो आधारित सुसंगत हल किसी रैखिक प्रोग्रामन समस्या के किसी आधारित सुसंगत हल पे मैट्रिक्स ए के लिए आधारित सदस्यों के लिए जेड माइनस सीजे कैसा हो, ग्रेटर देन इक्वल 0, तब xb कैसा हल होता है, एक इष्टतम हल होता है। अब देखो देखो इसमें याद रखेंगे, अगर मैक्सिमम में रैखिक प्रोग्रामन समस्या, किसमें बोलो, मैक्सिमम में है तो जेड माइनस सीजे क्या आता है, ग्रेटर देन इक्वल 0। लेकिन मिनिमम में होती है तो उसे मैक्सिमम में कन्वर्ट किया जाता है माइनस से गुणा करके, तो मैक्सिमम में कन्वर्ट करने के बाद भी ये ग्रेटर देन इक्वल 0 आएगा, लेकिन माइनस से गुणा कर देंगे तो फिर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मिनिमम में। फिर मिनिमम में क्या आता है, लेस देन इक्वल 0। अगर ये क्वेश्चन नोट लिख सकते हो आप, अगर ये क्वेश्चन आपसे किस में पूछा जाता, मिनिमम में, मिनिमम में अगर पूछा जाता तो मिनिमम वाले केस के अंदर जेड माइनस सीजे आप क्या लगा के आती है आंसर, लेस देन इक्वल 0, ये लगा के आना पड़ता अगर मिनिमम में क्वेश्चन होता। एसीएफ 2021 में पूछा भी गया है। एग्जामिनर को पता है कि भाई मैं इतना बड़ा क्वेश्चन दूंगा तो बच्चा कोई इतनी ज़्यादा इंटेलिजेंट तो है ना, इतना जल्दी कर पाएगा, तो रिजल्ट ही देता मोस्टली। फिर भी क्वेश्चन देगा तो उसे कैसे सॉल्व करेंगे वो मैं आपको बता दूंगा, जल्दी कर देंगे, क्यों दिक्कत देगा। या तो टेबल बना के दे देगा, या अगर टेबल बना के नहीं देता है तो कुछ अलग करवाएगा वो आपसे।
ACF 2021 का क्वेश्चन है, बोलो कोई समस्या। अब देखिए, अब भाई दूसरा रिजल्ट, अनबाउंडेड सॉल्यूशन। केस में हमें अनबाउंडेड सॉल्यूशन मिलेगा यदि सिंप्लेक्स कलन विधि में पुनरावृत्ति करने पर, क्या करने पर, किसी पुनरावृत्ति पर, यानी कि प्रथम बार में ही आ जाए या द्वितीय बार में आ जाए, तृतीय बार में आ जाए, भाई प्रथम सिंप्लेक्स टेबल हो, सेकंड हो, थर्ड हो, पुनरावृत्ति करने पर कम से कम एक जे के लिए, कम से कम एक जे के लिए जेड जे माइनस सी जे क्या होना चाहिए, नेगेटिव। अगर जेड जे माइनस सी जे नेगेटिव है तो इस्तेमाल होगा क्या, नहीं होगा। अब साथ ही इस जे के लिए वाई आई जे सभी कैसे आ जाए, बोलो नेगेटिव, जबकि वाई आई जे कैसे होने चाहिए थे, पॉजिटिव। भाग तो तभी दे पाओगे अगर वाई आई जे का मान 0 आ जाए या नेगेटिव आ जाए। फॉर ऑल आई का मान कहां से कहां तक है, आई बराबर 1 to m, यानी पंक्तियों की संख्या। तब उद्देश्य फलन को अगर आपको क्या करना है, मैक्सिमम करना है, तो समस्या का हल कैसा हो जाएगा, अपरिबद्ध हो जाएगा। जैसे कि क्वेश्चन ये दिया हुआ था, ये वाला क्वेश्चन था, दिखाई दे रहा होगा सभी को। अब हम कैसे पहचानेंगे कि अपरिबद्ध हल है या नहीं है, सिंप्लेक्स विधि के द्वारा, ठीक है। अब देखो इसमें कौन कौन से चर जोड़ेंगे, बोलो न्यूनतम पूरक चर जोड़ेंगे, कौन कौन से, x3 और, तो यहाँ x3 जोड़ा या x4 जोड़ा। जोड़ने के बाद ये समस्या हमारी किस में थी, मैक्सिमम में थी। हाँ। कैसे, हाँ इस क्वेश्चंस को अगर 2 वेरिएबल्स के लिए क्वेश्चन आता है तो ग्राफिकल मेथड है आपके पास। सिंप्लेक्स की क्या है, तो वो जो सिंप्लेक्स काम करेगा वही ग्राफिकल काम करेगा, क्योंकि दोनों से आंसर तो सेम ही आना है। तो अगर आपको 2 वेरिएबल्स का क्वेश्चन एग्जाम पेपर में आ जाता है और वो कहता है कि सिंप्लेक्स विधि के द्वारा इसका अपरिबद्ध हल है कि कोई हल नहीं है, तो हम ग्राफिकल मेथड अप्लाई कर देते और आंसर निकाल देते, ठीक है। सिंप्लेक्स विधि के द्वारा अगर 2 वेरिएबल में एग्जामिनर कोई भी क्वेश्चन देगा तो हमें कौन सी विधि से सॉल्व करेंगे, उसे ग्राफिकल विधि के द्वारा सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखो इस वाले क्वेश्चन की खास बात यह है कि भाई हमें तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करके बताना है कि स्टेटमेंट लिखा आ जाए, तो उसे कैसे सॉल्व करेंगे। देखो मैक्सिमम जेड तो ये हो गया, x3 का गुणांक 0, x4 का गुणांक 0, या न्यूनतम पूरक चर x3 और आधिक्य पूरक चर कौन सा जोड़ा आपने, x4 जोड़ा। तो अब हमारे पास आधारी मैट्रिक्स मिल रही है, कौन कौन के संगत मिल रही है, बोलो x3 और x4, 1 0 0 1। तो अल्फा 3 और अल्फा 4 दो एलिमेंट आएंगे आपके आधारी मैट्रिक्स में, अल्फा 3 और अल्फा 4। अब देखो अल्फा 3 और अल्फा 4 इसकी आधारी मैट्रिक्स में आते हैं, तो अब हम बनाएंगे इसकी प्रथम सिंप्लेक्स सारणी। अब देखो इसका गुणांक कितना था, -1 और 1। देखो इसके गुणांक देखो, -2 और 1 है, कितना है बोलो, -2 और 1 है। इसका गुणांक है -2 और 1। यहाँ से अल्फा 3 और अल्फा 4 दो एलिमेंट थे, ऊपर कॉस्ट कितनी है, 0 0। अल्फा 3 के संगत कॉस्ट है 0 और अल्फा 4 के संगत कॉस्ट भी कितनी है, 0। तो यहाँ कॉस्ट कितनी लिख दी आपने, 0 और 0, ठीक है भाई। ये आ जाता है आपका x3 x4, बराबर में कितना था, 10 और 40, यानी कि अब समीकरणों को लिखा जाएगा। यहाँ 10 है और 40 है, इसके गुणांक है 1 - 1 1 0, 2 - 1 0 1। अब इसके बाद इसके लिखे जाएंगे गुणांक, तो 1 - 1 1 0, 2 - 1 0 1 और 10 और 40। अब इसका गुणा इससे किया, इसका गुणा इससे किया, इन दोनों के जोड़ में से इसको घटाया तो कितना आ गया, 2 पॉजिटिव। अब इसका गुणा इससे किया, इसका गुणा इससे किया, दोनों के जोड़ में से एक को घटाया तो -1, ये आ गया 0 और ये आ गया आपका 0, ठीक है। और यहाँ पर कितना आएगा, 1 है, ठीक है। अब देखो इन सब में सबसे ज्यादा नेगेटिव कौन सा है, तो कौन सा प्रवेशी हो गया, कौन सा कॉलम, अब लेकिन यहां से थीटा निकाला जाता है और थीटा बराबर होता है मिनिमम x vi अपॉन yi2, और शर्त ये होनी चाहिए थी कि yi2 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए था, 0 के बराबर भी ना हो, हमेशा किससे बड़ा हो, 0 से बड़ा हो,
अब ये वाली शर्त आपकी निकलती। अब बताओ ये कैसा है, बोलो पॉजिटिव है क्या? ये क्या पॉजिटिव है क्या? ना तो इसका भाग जाएगा ना ही इसका भाग जाएगा, तो ये भी स्पेस खाली रहेगा और ये भी क्या रहेगा, खाली रहेगा। अब इनमें से किसी का भाग नहीं जा सकता, यानी कि कोई निकल ही नहीं सकता, दोनों ही दमदार पक्ष हैं। दोनों ही कैसे पक्ष हैं? दमदार। भाई जो हल्का पड़ता तो उसे निकाला जाता, अब ये दोनों ही नेगेटिव तो है। अब नेगेटिव है तो इसमें से कोई सा भी हल्का नहीं है, तो कोई भी निकलेगा नहीं। प्रवेश तो कर गया लेकिन निकल कोई नहीं रहा, तो किसकी कुर्सी पे बैठेगा? किसी की पे भी नहीं बैठेगा, और आगे पर सिंप्लेक्स टेबल बनेगी नहीं। तो इस केस में कैसा हल हो जाएगा? अपरिवर्तन। यहाँ y/2 के मान कैसे हैं? लेस देन 0 है। फॉर ऑल i बराबर 1 और 2, कितनी पंक्ति है टोटल? 2। तो Z2 माइनस C2 माइनस 1 है, तो इसके संगत प्रवेशी मिलेगा। प्रवेशी तो आपको कौन सा मिल जाता है? अल्फा 2, लेकिन इसमें अपगामी नहीं मालूम चलता, अपगामी मालूम नहीं चलता। और अपगामी मालूम नहीं चलता, तो उस केस में कैसा हल हो जाएगा बोलो? अपरिवर्तन हो जाएगा। अगर अपगामी मालूम नहीं चलता है तो उस केस में कैसा हल हो जाता है बोलो? अपरिवर्तन हो जाएगा। लिख लिया? हो गया? बोलो कोई समस्या? बढ़े आगे। और इम्पोर्टेंट रिजल्ट जो पढ़ा रहा हूँ उनसे बाहर नहीं जाएगा क्वेश्चन, वैसे तो फिर भी चला जाए तो वो आपका भाग्य है भाई। आप सभी कर दें, कोई जरूरी ना है, पर आप तो कर ही देंगे, वहां तक आ जाएगा। देखो बी में कोई कृत्रिम सदस्य ना हो, आधार में, आधार में क्या नहीं है बोलो? आर्टिफिशियल वेरिएबल नहीं है। और आर्टिफिशियल वेरिएबल का उपयोग कब किया जाता है? जब हमारे पास आधारी मैट्रिक्स नहीं बनती है। यही तो बताया था, जब आधारी मैट्रिक्स नहीं बनती है तो हम कौन से वेरिएबल का यूज करते हैं? आर्टिफिशियल वेरिएबल का यूज करते हैं। ठीक है। रिजल्ट नंबर पहला, 3 रिजल्ट हैं एग्जाम पेपर में, एक रिजल्ट सेकंड ग्रेड में आ भी चुका है, और इससे पिछले वाला भी इंपॉर्टेंट था। अनबाउंडेड सॉल्यूशन के लिए ZJ माइनस CJ नेगेटिव हो और उसके संगत कॉलम के सभी एलिमेंट या तो नेगेटिव आ जाए या 0, तो उसके इसमें अपरिवर्तन निकलता है। और ZJ माइनस CJ सभी पॉजिटिव आ जाते हैं तो इष्टतमल निकलता है। नेगेटिव के लिए लेस देन होना चाहिए। बी में कोई कृत्रिम सदस्य ना है, यदि आधारी मैट्रिक्स बी में कोई कृत्रिम सदस्य क्या हो? ना हो, तथा इष्टतम की शर्त भी क्या होती हो? पूरी। इष्टतम की शर्त पूरी है रही है और कृत्रिम सदस्य है ना, जैसे पहला क्वेश्चन किया था ZJ माइनस CJ ग्रेटर देन इक्वल 0 आ गया और उसमें कोई कृत्रिम सदस्य विद्यमान था नहीं। तो इस केस में इस समस्या का जो हल होगा वो इष्टतम आधारी सुसंगत हल होता है। ये जो हल होता है वो कैसा होता है? इष्टतम आधारी सुसंगत हल होता है। और प्रतिबंध समीकरण कैसे होते हैं? अविरोधी होते हैं। कैसे होते हैं? अविरोधी, यानी कि कंसिस्टेंट होते हैं और उनमें अतिरिक्तता भी नहीं होती, यानी कि समीकरण का हल संभव होगा और इष्टतम हल निकलेगा। कैसा निकलेगा? इष्टतम हल निकलेगा और उसमें क्या नहीं आएगी? अतिरिक्तता नहीं आएगी, यानी खालीपन नहीं आएगा। दूसरा होता है कि यदि कृत्रिम सदस्य तो है, क्या है भाई? कृत्रिम सदस्य है। और फिर मैंने बताया था कृत्रिम सदस्य अगर कोई भी लेते हो तो उसके संगत उद्देश्य फलन में -m से गुणा किया जाता है। किससे गुणा किया जाता है? -m से। और m बहुत बड़ी धनात्मक संख्या होती है। m बहुत बड़ी क्या होती है? धनात्मक संख्या होती है। अब कृत्रिम सदस्य तो है लेकिन उसके संगत कृत्रिम चर का मान क्या नहीं है बोलो? कृत्रिम चर का मान क्या नहीं है? 0 नहीं है। अब कृत्रिम सदस्य तो है और कृत्रिम चर का मान क्या नहीं है? कृत्रिम चर का मान क्या है? 0। अब कृत्रिम चर का मान 0 आ गया, जैसे α3 निकलता और α3 का मान 0 आ गया। अब उद्देश्य फलन में रख दो α3 का मान, तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? 0 तो रख दिया, कोई चेंज नहीं कर रहा। और इष्टतम की शर्त संतुष्ट होती है तो इस केस में भी आधारी हल कैसा हो जाएगा? इष्टतम हो जाएगा। लेकिन प्रतिबंधों में क्या आ जाएगी? अतिरिक्तता, क्योंकि इसमें कौन सा विद्यमान है? कृत्रिम, और उसके संगत कृत्रिम चर का मान भी कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। लेकिन कृत्रिम सदस्य विद्यमान हो
और इसके जिनमें कुछ के संगत कृत्रिम चर का मान क्या ना हो, शून्य नहीं हो, और इष्टतम की शर्त भले ही पूरी होती हो, तो इस केस में समस्या का सुसंगत हल विद्यमान नहीं हो, समस्या का सुसंगत हल विद्यमान नहीं होगा। 3 केस, पहला केस के कृत्रिम सदिश ही ना है और इष्टतम की शर्त संतुष्ट है रही है, कृत्रिम सदिश नहीं है, इष्टतम की शर्त संतुष्ट हो रही है, तो इस केस में इष्टतम आधारित सुसंगत हल होगा और अतिरिक्तता भी नहीं होगी। दूसरा कह रहा है कि कृत्रिम सदिश विद्यमान है, ठीक है मान लिया, और कृत्रिम सदिश विद्यमान है और उसके संगत उस कृत्रिम चर का मान कितना भी आ रहा है, 0 आ रहा है, तो इष्टतम की शर्त भी पूरी हो रही है, तो इस केस में भी हल कैसा होगा, इष्टतम होगा, लेकिन इसमें क्या आ जाएगी, अतिरिक्तता आ जाएगी, क्योंकि कृत्रिम चर का मान क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। लेकिन वो कह रहा है कि कृत्रिम सदिश विद्यमान हो, इष्टतम की शर्त पूरी हो रही हो भले, लेकिन उसमें क्या विद्यमान है, कृत्रिम चर का मान क्या नहीं है, 0 नहीं है। अब -m से गुणा होता है उस कृत्रिम चर का, उसका मान 0 नहीं है, तो m बहुत बड़ी संख्या होती है, तो किसकी तरफ ले जाएगा, अनंत की तरफ ले जाएगा, तो इस केस में सुसंगत हल विद्यमान नहीं होगा। तो 3 केस होते हैं, ये तीनों इंपॉर्टेंट केस हैं, और इनमें से शायद एक सेकंड ग्रेड में पूछा भी गया है, पहला वाला पूछा, और ये तीनों और इससे पहले जो 2 कराए वो 5 रिजल्ट इंपॉर्टेंट और मोस्टली रिजल्ट ही पूछे जाते हैं। लिख लिया ना? हाँ बहुत होती है एमएससी में 80%। अब इसके लिए क्या बोले 2 सब। एक हमारे एक स्टूडेंट थी, गोल्ड मेडलिस्ट रही थी एमएससी से, और गोल्ड मेडलिस्ट होने के बाद जैसे एमएससी की, तो एमएससी करने का औचित्य क्या रहता है कि आप अपने आप को ऊपर लेना चाहते हो और उसी क्षेत्र के अंदर। अब गोल्ड मेडलिस्ट होने के बाद बीएड का फॉर्म फिलअप किया, फिर उसके बाद सीजीएल की प्रिपरेशन की 2 साल 3 साल, फिर उसके बाद सीजीएल के थ्रू सिलेक्शन लिया। अब वो एमएससी धरी विराज रही है। नहीं पढ़ाई मतलब कहने का मीन क्या होता है, कहने का मीन ये है कि जब आप जिस क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हो तो फिर उसी क्षेत्र में आप अपनी पकड़ रखो। इनके लिए नहीं, मैं तो उनके लिए बोल रहा हूँ, ये तो टीचर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये तो उसी क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। तो जैसे एमएससी के बाद, नहीं नहीं सुनिए, जैसे एमएससी अब आपकी हो चुकी है, तो इसके बाद जैसे आप नेट क्वालिफाई नहीं कर पाते हो तो सेट के फॉर्म आने वाले हैं अभी कुछ समय बाद, सेट के जो नेट का ही वर्क करता है, और कॉलेज लेक्चरर की वैकेंसी भी आने वाली है, तो सेट का भी भरना, इसके बाद सेकंड ग्रेड की भर्ती होने के बाद जिनकी एमएससी है, और नेट का भी फॉर्म भरना, सेट क्वालिफाई हो जाए चाहे नेट क्वालिफाई हो जाए, और कॉलेज लेक्चरर आसानी से दे सकते हो, कंपटीशन कम होता है। हाँ तो अभी स्टार्ट करेंगे उसके बाद उसकी तो अलग होती है भाई, उसके लिए सब पूरा मटेरियल तैयार करना पड़ता है ना। अभी भर्ती तो हो जाएगी, इसके बाद उसी पे काम करना होता है। ये हो गया ना सब कुछ? ये तो करा दिए ना क्वेश्चंस, क्वेश्चंस निकाल लो सीट के, है ना, एग्जाम वाले, ओनली एग्जाम वाले। सेकंड ग्रेड का क्वेश्चन है, पहले सेकंड ग्रेड से शुरुआत कर देते हैं। ये किसकी परिभाषा है बोलिए?
नीचे क्या देख के आना कि कैसी कबाड़ बज रही है, का चक्कर है। मैंने देख के, अच्छा देख के ही रही। केवाड़ थी तो देखो भाई, x1 और x2 x के दो एलिमेंट होते हैं और x इस रेखा खंड पर एक तीसरा पॉइंट बनाया जाता है, लैम्बडा x1 1 माइनस लैम्बडा x2, और लैम्बडा की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होती है। तो इस केस में वह समुच्चय कैसा समुच्चय कहलाता है बोलो? ये संचय दिया हुआ है, ये क्या होता है? अम्मुख समुच्चय। अम्मुख समुच्चय की परिभाषा है, किसकी परिभाषा है? अम्मुख समुच्चय। खाली स्थान अम्मुख समुच्चय नहीं है, बोलो इनमें से कौन सा नहीं है भाई? रेखा खंड पे तो कोई भी दो बिंदु लो और दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखा खंड भी इस पे स्थित होगा, तो रेखा खंड तो है। रेखा, जब रेखा खंड है तो रेखा को दो पार्टों में डिवाइड करेंगे तो रेखा भी है। अगर अधि समतल एवरी हाइपरप्लेन इज ए कॉन्वेक्स सेट, क्या नहीं बचता है? समतल नहीं बचता है। क्या नहीं बचता है? समतल। अब समतल तो कैसा भी हो सकता है, ऐसे थोड़ी ना चारों तरफ से सेम ही हो, ये भी क्या बोलो? समतल है ना। अभी समतल की आकृति है, इसमें दो पॉइंट लेंगे तो इस पे तीसरा पॉइंट आपका x3 इसमें विद्यमान नहीं। ठीक है भाई, समतल हो जाएगा इसका आंसर। दो या दो से अधिक चरों वाले रैखिक प्रोग्रामन समस्याओं को हल करने की व्यापक और क्रमिक विधि सिंप्लेक्स विधि है। कौन सी विधि है? सिंप्लेक्स है। सिंप्लेक्स ही तो है। भाई रेखा खंड है, रेखा खंड पे दो बिंदु लो, मिलाने वाले रेखा खंड पर पूरी रेखा ही रेखा के ऊपर आ जाएगी, तो रेखा खंड तो है। ऐसे ही रेखा भी है। अधि समतल हमेशा होता ही है, हाइपरप्लेन ax बराबर z लिखाया भी है। अब क्या अवस्था है? समतल। समतल नहीं होता तो समतल कैसा भी हो सकता है, समतल की आकृति पर निर्भर करता है। अब जैसे समतल ही है, टू डायमेंशन में है और इस प्रकार की इसकी आकृति होती, तो इसको और इसको मिलाएंगे तो तीसरा पॉइंट आएगा x3 जो इस सेट में विद्यमान नहीं है। ठीक है भाई, सिंप्लेक्स हो गया। इसके बाद परिवहन का भी कराया नहीं है। अम्मुख समुच्चय देखो ये भी होता है कि भाई ax बराबर b, जब हम इन समीकरणों को सॉल्व करते हैं ग्राफिकल विधि के द्वारा भी देखा होगा, तो इस प्रकार के जो चरम बिंदुओं की संख्या आती है वो कैसी आती है बोलो? परिमित आती है, यानी कि फाइनाइट आती है। ये रिजल्ट भी होता है कि इनकी जो संख्या वो कितनी आती है? फाइनाइट आती है, या फिर कितनी आती है? सीमित आती है। चरम बिंदुओं की संख्या, चरम बिंदु यानी एक्सट्रीम पॉइंट्स, जैसे कि ग्राफिकल मेथड के द्वारा सॉल्व कर रहे थे। ये पॉइंट कैसा है? चरम बिंदु है। अब इसमें कितने आ रहे हैं? 1 2 3 4। ये वाला है, ये वाला तो मैंने कराया ही है शायद बोर्ड के ऊपर। ये वाला था x1 बराबर x2 ग्रेटर देन इक्वल 0 था, एक तो इस प्रकार चल रहा था, और ये 5 और 0 चल रहा था, और एक इस प्रकार चल रहा था। अभी कैसा हाल था बोलो? ऊपर से अपरिवर्त था, तो केवल इसका कैसा मान संभव होगा? निम्नलिखित मान संभव होगा, उच्चिष्ट मान संभव नहीं हो। ये कराया है मैंने। ठीक है, अगला है निम्न में से कौन सा अम्मुख नहीं है? कोसेंट्रिक सर्किल हो गए, और कोसेंट्रिक सर्किल हो जाते हैं तो फर्स्ट नहीं, ये तो कराया है मैंने। ये भी, इसकी बात कर लेते हैं समीकरण निकाय के लिए आधारी हल, ये भी करा दिया था। इनमें से कौन सा सुसंगत नहीं है? जहां नेगेटिव मिल जाएगा वो सुसंगत नहीं है, तो कौन सा मिल रहा था? -2। तो कौन सा नहीं है? सी। तो सी कौन से ऑप्शन में आ रहा है? ऑप्शन नंबर 3 में। कोई समस्या? ये मैंने कराया था। यदि किसी रैखिक प्रोग्राम समस्या के आधारी मैट्रिक्स बी में अशून्य कृत्रिम सदिश विद्यमान है तथा इष्टतम की शर्त भी संतुष्ट होती है। देखो कैसा सदिश विद्यमान है? अशून्य।
मतलब कृत्रिम सदिश का मान क्या नहीं है, शून्य नहीं है। और कृत्रिम सदिश का मान शून्य नहीं है और स्तंभ की भले ही शर्त पूरी हो जाए तो इस केस में सुसंगत तल विद्यमान नहीं होता। तो कौन सा रिजल्ट था, ये 3 लिखाए थे, जो तीसरा था, तीसरा ही तो था। ये सेकंड ग्रेड में आया हुआ है। जब एक आया हुआ है तो इसके और पास क्या आ सकते हैं, समझ रहे हो। भाई निम्न में से कौन व्यवरोध की प्रकृति को बदलता है। कृत्रिम चर लेस देन को ग्रेटर देन में कन्वर्ट कर सकता है क्या, या अधिक्य पूरक चर ग्रेटर देन को लेस देन में चेक कर सकता है क्या, या फिर न्यूनता पूरक चर। इनमें से कोई भी व्यवरोध की प्रकृति को नहीं बदलता है। ठीक है भाई, यानी मैक्सिमम को मिनिमम में कन्वर्ट थोड़ी ना कर सकता, कोई भी व्यवरोध की प्रकृति को नहीं बदलता है। एक परिवहन समस्या नियतन समस्या में बदल जाती है कब, ये अभी आपने पढ़ा नहीं है। निम्न में से वही क्वेश्चन आ गया, व्यवरोध की प्रकृति को बदलता है, ये अभी कराया नहीं है आपको। एक परिवहन समस्या भी आपको कराई नहीं है अभी। दो अमुक समुच्चयों का सर्वनिष्ठ इंटरसेक्शन हमेशा आता है तो कैसा होगा, अमुक होगा, ये हमने आपको कराया नहीं है। ये वाला क्वेश्चन तो कराया है, 3 है, यहाँ भी 3 है, और सबका जो ओवेनेस्ट पॉइंट आएगा वो कितना आएगा बोलो, 3 ही तो आता है, और 3 ही आता है तो 3 3 आता है, 3 पे ही मैक्सिमम मिलेगा और 3 पर ही क्या मिलेगा, मिनिमम। ये कराया है। सेकंड ग्रेड में वही क्वेश्चन मिलेंगे और प्योर जेपीएच की किताब से हैं, कहीं से भी बाहर नहीं है जितने भी हैं। और वही क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम पेपर में जिनमें रिमार्क लगा हुआ है, नीचे नोट लिखा हुआ है किताबों के अंदर। तो वो 3 ही कराए मैंने, 3 4 जितने भी बनते हैं। किसी रैखिक प्रोग्राम समस्या को सिंपलेक्स कलन विधि द्वारा हल करने के लिए कितने कृत्रिम चरों की आवश्यकता होगी बोलो। अब देखो यही समीकरण है, ये क्या है बोलो, समीकरण। यहाँ पर हमने x3 जोड़ा, यहाँ पर क्या घटाया, x4, तो बोलो कितना हो जाएगा, सीधा ही कर लेते हैं ना, जैसे गुणांक बनाते हो ना। हमेशा ऐसे क्वेश्चन को करना हो तो आप ऐसे करेंगे। देखो 3 1, यहाँ कितना किया, 1 2 1 0, यहाँ कितना आया बोलो, 2 1 0 -1। ठीक है, अब 1 0 0 0 1 0 बननी चाहिए थी। अब यहाँ से हमारे पास कितने हैं, 0 0 है। अब 0 1 0 तो बन रही है, तो एक और जोड़ देंगे, कौन सा, 1 0 0, और एक जोड़ देंगे आप 1 0 0 और 0 0 1, अल्फा 5 और अल्फा 6। अब वहीं की वहीं हो रहा है ना क्वेश्चन, वहीं की वहीं कर लिया करना। समझ में आ गई ना बात। तो 2 कृत्रिम चरों का समावेश करना पड़ेगा, अल्फा 5 और अल्फा 6। समझ में आ गया ना, ज्यादा लंबा थोड़ी ना क्वेश्चन करना, वहीं की वहीं गुणांक मैट्रिक्स बना लो, न्यूनता पूरक चर और अधिक्य पूरक चर जोड़कर। रैखिक प्रोग्राम समस्या में यदि सुसंगत हलों का समुच्चय रिक्त है, कोई सुसंगत हल ही नहीं है, जब कोई सुसंगत हल नहीं है तो इष्टतम हल होगा क्या, तो इसका कोई हल ही विद्यमान नहीं होगा। इष्टतम की तो बात में ही बात करेंगे। एक एलपीपी का आधारित सुसंगत हल कैसा कहलाता है, अपभ्रष्ट। अपभ्रष्ट कहलाएगा कम से कम एक आधारी चर का मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। अपभ्रष्टता तो तभी आती है जब कम से कम एक आधारी चर का मान क्या हो जाए, 0 हो जाए। क्या हो जाए, 0 हो जाए। हमें इष्टतम हल ज्ञात करने के लिए अब देखिए, जैसे क्वेश्चन मैंने करा भी दिया है शायद, देखो पीछे ऑप्शन से, किससे किया था आपने, ऑप्शन से, कि भाई पॉइंट रखे इसके अंदर और पॉइंट रख के देख लो कौन सा पॉइंट इनको संतुष्ट करता है। देखो 20 0 पहले तो संतुष्ट कर रहा है कि नहीं, देखो 20 दूनी 40 संतुष्ट कर रहा है इसको, ये भी संतुष्ट कर रहा है। 0 16 देख लो 80, और ये भी संतुष्ट कर रहा है। 20/3 और 40/3 कर लो, ये कितना आएगा, 40/3 और 40 पंजे 200, 240/3, 240/3 80 आएगा, संतुष्ट कर रहा है। और दूसरे को देख लो 60/3 20, ये भी संतुष्ट कर, तीनों संतुष्ट कर रहे हैं। अब तीनों संतुष्ट कर रहे हैं, अब इन तीनों मान ने यहाँ में रख के देख लो जेड में कौन सा मैक्सिमम दे रहा है, भाई तीनों संतुष्ट कर रहे हैं ना। अब जेड का मान है तो इधर तो जेड लिख लो, इधर पॉइंट रख लो,
अब भाई पहला पॉइंट कौन सा है बोलो, V0। अब भाई जेड का मान बोलो कितना आएगा, जेड का मान -2, फिर कितना है बोलो 0.16। अब भाई 0.16 पे बोलो कितना आएगा, 0.5 है क्या, और 20/3 और 40/3, ये कितना आएगा बोलो, ये आ जाएगा -2/3, और ये हो जाएगा आपके पास, ये बोलो कितना होगा 40 × 5, 20/3 आएगा ना, कितना आता है बोलो, इसमें गुणा करो ये तो 2 आ जाएगा, इसमें गुणा करो कितना आ जाएगा, 20/3 ही आएगा ना, और ये कितना आया है, कितना आ गया बोलो, सबसे ज्यादा मैक्सिमम किस पे मिल रहा है, अब भाई मैक्सिमम किस पे मिल रहा है, 0.16 पे, मैक्सिमम मिल रहा है 0.16 पे, तो आंसर भी 0.16 हो जाए। कोई समस्या, हो गया ना, आसान था। देखो चरम बिंदु एक चरम हल रिक्त स्थान के लिए निम्न विकल्पों में से उचित स्थान है, तो कम से कम 2 नहीं, कम से कम 1। वही तो बताया था कि सभी सुसंगत हलों का अमुक समुच्चय अमुक बहुभुज है, तब कम से कम एक चरम बिंदु एक चरम हल देता है। भाई चरम हल का मतलब इष्टतम हल कौन सा देगा, एक ही बिंदु तो देता है, यूनिक सॉल्यूशंस निकलते हैं कम से कम एक। क्या कहाँ, कम से कम देता है ना अमुक संचय का समुच्चय, ये कराया नहीं अभी आपको, ये आ गया भाई सिंप्लेक्स वाला, आप कह रहे थे ना इतना जल्दी करना है। एग्जाम ने सोचा बच्चे इंटेलिजेंट तो है, मान लिया, हम तो उसी से चेक कर लेंगे बच्चा कुछ जानता है कि नहीं जानता, मैं टेबल ही बना के दे देता हूँ, भाई इससे ही पहचान कर लेगा कि भाई बच्चा जानता है कि नहीं जानता। कायदे ना कोई तेरी तोरा ना मार दे तू, वैसे तू कहूँ के माँ सब पीट दियो मैं छुरा ओ छुरा, बस कब वो देख ले, ब्याही ब्याह ब्याही ब्याह ब्याही ब्याह और कछु ना दिखे, क्या तो लड़ाई कलेश क्या ब्याह, बस देखो भाई यहाँ से सब कुछ बना के दे रखा है, हमें कुछ करना ही नहीं है ना, जेड जे माइनस सी जे भी दे रखा है। अब उसने पूछा है कि मुख्य अवयव, अब देखो सबसे पहले तो आधारी मैट्रिक्स देख लो, आधारी मैट्रिक्स देखो कौन सा कॉलम था, अल्फा 4, ये कौन सा कॉलम था, अल्फा 5, और ये कौन सा कॉलम था, तो पहला क्वेश्चन तो यही से हो गया। देखो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, देखो मिली कि नहीं मिली, बोलो चरों x4 x5 और x6 के संगत एक कैसी आव्यूह मिल रही है, तत्समक आव्यूह मिल रही है, ये सही बात है। अब देखो इनमें सबसे ज्यादा नेगेटिव कौन सा आ रहा है, तो अल्फा 2 कैसा हो गया बोलो, प्रवेश, अल्फा 2 कैसा सदस्य हो गया बोलिए, प्रवेशी। तो उसने क्या कहा है, अल्फा 2 प्रवेशी है, सही बात है, ये भी सही हो गया।
ठीक है। अब बात कर लेते अपगामी की। अपगामी है तो इसमें इसका भाग देंगे, और भाग देना शायद आप जानते हैं, तो दे रखा है ना। अब दे रखा है तो देखो किसका नहीं दे सकते, इसका तो दे ही नहीं सकते क्योंकि नेगेटिव वाली का -1 का दिया नहीं है। अब इन दोनों में मिनिमम कौन सा बोलो, 10/3 के 3 3 है ना, 3 मिनिमम है तो कौन सा, α5 अपगामी है। तो बस वहाँ टेबल में इतना ही तो लिखना है आपको कि कौन सा अपगामी और कौन सा प्रवेशी है। अब α5 कौन सा हो गया, अपगामी हो गया, ये भी सही है। अब ये कर रहा है प्रवेश और ये रहा है निकल, तो कौन सा आएगा, 4। तो की एलिमेंट कितना है, 4 है, और एक की एलिमेंट कितना बता रहा है, 8। तो पहला गलत है, तो की एलिमेंट कितना है, 4 है। बोलो कोई समस्या। अब यही क्वेश्चन रिपीट और हुआ है, ये वाला, लेकिन ये वाला रिपीट हुआ, वहां क्वेश्चन लिख के दिया, टेबल बना के नहीं दी। अभी देखो वो भी जल्दी हो जाएगा, क्यों घबरा रहे हो, मैं टेबल ही नहीं बनाएंगे, नहीं बनाएंगे है? होगा, देखो करेंगे। ये तो हो गया ना, इसमें तो कुछ था ही नहीं। हाँ भाई प्रिया, समझ आया। ऐसे क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे है ना। उत्तल समुच्चय बताइए कौन सा होगा इनमें से, कौन। हाँ तो मैंने तो प्रिया लिया, कॉमन नाम है भाई, जिसका होगा वो। देखो भाई, पहला वाला अम्मुख है या नहीं है, x1 और x2, और दोनों ही पॉजिटिव है, बराबर 1। तो ये तो मैंने कराया था शायद बोर्ड पर, इस प्रकार आता है। अब इसके अंदर वाले पॉइंट आते थे, 2 पॉइंटों को मिलाया रेखा खंड पर, तीसरा बिंदु जो x3 आएगा वो कहाँ चला जाएगा, बाहर, तो अम्मुख नहीं है। पहला वाला तो अम्मुख नहीं था, दूसरा वाला बोलो अम्मुख था। ये करा दिया नहीं कराया, बोलो करा दिया ना। अम्मुख कहाँ है, x2 बराबर आएगा कितना, 1/x1। x2 बराबर कितना आएगा, 1/। अब x1 का मान 0 रख, तो x2 का मान कितना आ रहा है, अनंत, और x1 का मान अनंत रख तो इसका मान कितना आ रहा है, 0। तो अनंत से निरंतर घटता जा रहा है 0 की। अब 0 0 ले ले, 0 0 0, x1 और x2 का मान 0 0 ले ले, तो 0 किसको सेटिस्फाई कर रहा है, 0 की वैल्यू 1 से छोटी होती है कि नहीं होती है। तो क्षेत्र बताए 0 यहाँ लिया था, तो इस वक्र से नीचे लिया था, ये संतुष्ट हो रहा है, तो क्षेत्र कहाँ बनेगा, अंदर की ओर, बाहर वाले। अब अंदर की तरफ बन रहा है, अब इसके एक पॉइंट यहाँ ले ले, एक यहाँ ले ले, x3 बाहर चला। अब इस दूसरे वाले केस को सॉल्व करो भाई, ये वाला इसको इधर ले आओ, x1², और ये आपका ग्रेटर देन इक्वल है, ये इसको उधर ले जाओ, माइनस का x2 माइनस का 3। ठीक है भाई, इसको कैपिटल कह सकते हो, कैपिटल x1², और इसे क्या कह सकते हो, माइनस का कैपिटल x2। यानी कि परवलय का मुख किधर की तरफ ओपन होगा, बोलो भाई, x² बराबर 4a भाई, और x² बराबर 4a भाई ऊपर की तरफ, और x² बराबर -4a भाई नीचे की तरफ। लेकिन इसका पॉइंट जो है सीड से एक तो आएगा 0 और एक आएगा आपका 3, तो कितना आ रहा है, 0 और 3। तो 0 और 3 आ रहा है, तो ये यहाँ से आएगा, और इसका मुख किधर की तरफ ओपन होगा, नीचे की तरफ, 0 और 3, मुंह नीचे की तरफ होगा, सीड से निकाल लो, इसका मान 0 करो, इसका मान 0 करो, यहाँ x2 बराबर 3 आएगा, यहाँ से x1 बराबर 0 आएगा, तो सीड से आएगा 0 और 3, और मुंह नीचे की तरफ ओपन होगा, तो नीचे की तरफ हमने मुंह ओपन कर दिया। अब देखो क्षेत्र की बात कर लेते हैं, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन था आपका, ये जो ऊपर लिखा हुआ है,
अब देखिए जैसे कि मैं यहाँ से एक पॉइंट ले लेता हूँ, कौन सा, 0 0, ठीक है। अब 0 0 रखते हो और 0 0 रखते हो तो यहाँ से 0 और ये बोलो कितना आएगा, 0 प्लस का 3, तो 0 की वैल्यू क्या 3 से बड़ी हो जाएगी क्या, नहीं होगी ना। और 0 की वैल्यू 3 से बड़ी होगी क्या, नहीं होगी। तो क्षेत्र कहाँ, भीतर की तरफ बनेगा क्या, बाहर की तरफ बनेगा। और क्षेत्र बनेगा किसकी तरफ, बाहर की तरफ। और ये दोनों ही पॉजिटिव हैं, लेकिन बाहर की तरफ भी कहाँ बनाना है, केवल इधर तो बनेगा नहीं, केवल प्रथम चतुर्थांश में बनाना है। मुझे शायद ऐसा लगता है जल्दबाजी में क्लास में दोनों तरफ बन गया है, उस क्लास के अंदर पढ़ाया था जो। हाँ, प्रथम चतुर्थांश में बनेगा केवल, x1 और x2 नहीं देखा होगा मैंने उस समय। भाई दोनों पॉजिटिव भी तो कहा है उसने। अब बताओ इसके कोई दो पॉइंट लो, एक यहाँ ले लिया और एक यहाँ ले लिया, मिलाया, ये कौन सा पॉइंट हो गया, तो ये भी इसमें विद्यमान नहीं है, तो ये भी कैसा नहीं होगा, अम्मुख नहीं होगा। आंसर तो दोनों का क्या होगा, ना तो ए और ना ही बी। क्षेत्र प्रथम चतुर्थांश में बनेगा। वहां हमने कौन से चतुर्थांश में बना दिया था क्षेत्र, दोनों में बना दिया था। ये ध्यान रखना है, x1 और x2 कैसा दिया हुआ, ग्रेटर देन इक्वल 0। कोई समस्या, आगे बढ़े। एक रैखिक प्रोग्राम समस्या के निम्नकरण हेतु समस्या आधारित सुसंगत हल के लिए एक आवश्यक पर्याप्त शर्त क्या होगी, बोलो, ZJ माइनस CJ लेस देन इक्वल 0। अभी समस्या कहीं में दे रखी है, मिनिमम में दे रखी है। मिनिमम में दे रखी है तो सीधे ही कर रहे हैं, सीधे करते हो तो ये नेगेटिव आएगा, और मैक्सिमम में कन्वर्ट करके करेंगे तो फिर ये ग्रेटर देन इक्वल में हो जाएगा। ठीक है भाई, तो ये आएगा ZJ माइनस CJ लेस देन इक्वल 0। ACF 2021 लेटेस्ट क्वेश्चन, RPSC के द्वारा ये पेपर लिया जाता है। ठीक है भाई, RPSC लेती है, रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर होता है, उस पेपर होते हैं उसके दो, एक जीके वाला होता है, एक आपके सब्जेक्ट का होता है। अबे ये वाला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सत्य है, यथार्थ है m माइनस n चर शून्य होते हैं क्या, समीकरण कितने n है ना, तो n माइनस m चर क्या होते हैं, शून्य। अब देखो पहला ये कह रहा है m माइनस n वाला तो वैसे खत्म हो गया। अब n माइनस m चर अशून्य कह रहा है, और ये कितना होते हैं, n माइनस m चर कितने होते हैं, शून्य होते हैं, और m चर क्या होते हैं फिर, अशून्य। m चर कौन से हल में आते हैं, आधारी हल में। कौन से हल में आते हैं बोलो, ये आधारी चरों की संख्या होती है। ये आते हैं आधारी हल में, तो आधारी चरों की संख्या हो जाती है। बोलो कोई समस्या। रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या दे रखी है, इसका हल बताना। अद्वितीय होगा क्या, देखो एक तो 1 से छोटा आ रहा है और एक 2 से छोटा आ रहा है, बड़ा आ रहा है। तो ये तो कह रहा है ऊपर की तरफ, ये कह रहा है अंदर की तरफ। कोई क्षेत्र ओवेनिस्ट नहीं है, कोई क्षेत्र ओवेनिस्ट नहीं है, तो कोई भी हल विद्यमान नहीं। कोई समस्या। रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या में आधारी सुसंगत हल अपभ्रष्ट कहलाएगा जब कम से कम एक आधारी चर का मान क्या हो। कॉलेज लेक्चरर 2021 लेटेस्ट क्वेश्चन, और ये सेकंड ग्रेड में भी आया हुआ है। नियतन समस्या आपने पढ़ी नहीं है, n कर्मी n व्यक्ति अभी आपने पढ़ा नहीं है, परिवहन भी अभी आपने पढ़ा नहीं है, बट ये तो शायद आपने पढ़ लिया। सेम क्वेश्चन है वही वाला, वहाँ टेबल बना के दे दी, यहाँ टेबल बना के आपको दे दें। ठीक है भाई, अब यही वाला क्वेश्चन है, इसको हमें थोड़ा सा फास्ट गति से करना होगा। वैसे तो आपको पता है कितना आंसर आएगा, वही वाला है, 4 आएगा। मुख्य अवयव पूछा है, कौन सा अवयव पूछा है। अब देखो मुख्य अवयव बचा हुआ है। सबसे पहले तो समस्या देख ले करो, समस्या किसमें है। ठीक है, अब समस्या है मिनिमम में, और आप जानते हो कि जब ZJ माइनस CJ निकाला जाता है ना, तो आधारी मैट्रिक्स 0 0 आती है, और उनका गुणा उससे करते हैं तो ऊपर वाले एलिमेंट नेगेटिव करके आते हैं। ऊपर वाले एलिमेंट कैसे आते हैं बोलो, नेगेटिव करके। याद आ रहा है, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा।
नहीं यार, कहाँ जाने ना। हाँ भाई, मिनिमम बोलो जेड स्टार क्या आएगा बोलो, नेगेटिव ही हो जाते हैं ना। नेगेटिव क्या हो जाएगा बोलो, -x1 प्लस का कर देंगे, अभी रुक जाओ, माइनस का 2x3। बोलो यहाँ तक कोई समस्या? किस में दे रखा था? मिनिमम। अब इसको किस में कन्वर्ट कर दिया आपने? मैक्सिमम। अब नीचे जो जेड जे माइनस सी जे निकलेगा, नीचे क्या निकलेगा? जेड जे माइनस सी जे जो निकलता है, जेड जे माइनस सी जे, उसकी वैल्यू यहीं से सीधे निकालेंगे। अब इसका विपरीत चिन्ह आता है, आपने देखा होगा, 0 का मल्टीप्लाई उससे करेंगे, 0 का मल्टीप्लाई उससे करेंगे तो सब कुछ 0 हो जाता है, पर 0 में से कितना घटाया जाता है? ऊपर वाला। तो ये इसको घटाएंगे तो किसका हो जाएगा? 1। ये किसका हो जाएगा? -3। और ये कितना हो जाएगा? +2। अब नेगेटिव कौन सा है? कौन सा प्रवेशी हो गया? सेकंड कॉलम। कौन सा प्रवेशी हो गया? सेकंड कॉलम। अब सेकंड कॉलम प्रवेशी हो गया, तो अब मुझे कोई से कॉलम से मतलब नहीं है, कौन से कॉलम से मतलब है? सेकंड से। अब सेकंड कॉलम में हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं बोलो? ये तो फर्स्ट कॉलम हो गया, एक तो आ रहा है -1। हाँ है, 2 4 3, -1 है, 4 है, 3, यही तो है। -1 है, 4 है, और यही तो है बोलो, -1। अब 3 में से 1 है, नेगेटिव वाला होता नहीं कभी भी। और फिर यहाँ निकाला जाता है मिनिमम। यहाँ कितना निकलता है? थीटा। और थीटा निकलता है तो इसका तो भाग जाएगा ही नहीं, पहले वाले का। पहले वाले का जाएगा नहीं, ये बचा 4। अब 4 का भाग किस में दे? ये बचा माइनस वाला तो बचे, 4 का भाग किस में देंगे? 12 में। 12/4 बराबर कितना आएगा? 3। और एक बार 10 में भाग देंगे किसका? 3 का। ठीक है। अब इन दोनों में मिनिमम कौन सा? ये वाला। अब ये वाला मिनिमम है तो कौन सा कॉलम हो गया? सेकंड हो गया, आंसर हो गया 4। ठीक है, आगे समझ में? टेबल थोड़ी ना बनाएगी अब प्रिया, है भाई, आधी कैलकुलेशन माइंड में करनी पड़ती है भाई। सभी कॉलमों को लिखने से क्या मतलब? हमें तो जिससे नेगेटिव आ रहा है उस कॉलम से मतलब है, तो उसी कॉलम को ले लेते हैं और उस कॉलम के साथ डायरेक्ट बी का डिवाइड करके मान निकाल देते हैं, किससे मिनिमम आ रहा वही हमारा क्या हो जाता है? आंसर हो जाता है। लिख लिया? वो लिख लिया ना? सिंपलेक्स में 9:30 बज गए का? अब दे देता, पढ़ाएंगे इसके बाद, दे देता।